हेलो एवरीवन, पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4 स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। दिस इज़ बाय मी, दैट इज़ सिमरन। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो उससे पहले हमने कुछ जो है वो पार्ट्स कवर कर लिए हैं। वो ये हैं, स्लाइड्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका बैटल ऑफ प्लासी। तो फर्स्ट पॉइंट से ये ना आप स्टोरी की तरह इसको सुनिएगा, ठीक है। एंड जो लिखने वाला पार्ट होगा वो मैं राइट डाउन कर दूंगी, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इसमें आता है प्रील्यूड टू द बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले जो सिराजुद्दौला को लास्ट पार्ट में हम पढ़ के आए कैसे सिराजुद्दौला को जो है वो बंगाल का रूलर बना दिया जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो ऑफिशियल्स थे, किसके, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो मिसयूज़ कर रहे थे किस चीज़ का, जो ट्रेड प्रिविलेजेस दे रखी थी ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका मिसयूज़ कर रहे थे। एंड जो नवाब के जो फाइनेंसेस थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था। एंड जो कंपनी थी वो जो रूलर था उस मतलब सिराजुद्दौला को मिसलीड कर रही थी, ठीक है, कि कैसे चलना है उसको सही रास्ता नहीं दिखा रही थी। एंड उसके बाद आपका जो कृष्ण दास, ठीक है, कृष्ण दास कौन था, ये सन था ऑफ राज वल्लभ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेजर होता है रूलर का ये लेके वहाँ से भाग जाता है। एंड देन कंपनी को ये पता चलता है कहीं से कि जो सिराजुद्दौला है वो ट्रेड प्रिविलेजेस जो उनको मिले हुए थे ना ब्रिटिशर्स को, वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब उनको ये नहीं देना चाहते, ट्रेड प्रिविलेजेस नहीं देना चाहते ब्रिटिशर्स को। कौन, सिराजुद्दौला, किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके, ठीक है, क्योंकि फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में भी जो है डिफरेंसेस थे। तो जो फ्रांस था वो अब बंगाल में आ जाते हैं एंड वो सिराजुद्दौला के साथ मिलके कुछ ऐसे चाल चलते हैं जिनसे ब्रिटिशर्स की जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे जाके क्या होता है, जो सिराजुद्दौला होते हैं ना वो अटैक कर देते हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपना वो इंग्लिश फोर्ट बनाया होता है ना कलकत्ता के अंदर, ठीक है, उसको अटैक भी कर देते हैं एंड सीज भी कर देते हैं, ठीक है। तो इससे भी जो है ब्रिटिशर्स जो है वो भड़क जाते हैं। एंड आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें सुनी होगी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये जो था, ये पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है। पहली बार सिराजुद्दौला, इसमें हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला ने कुछ इंग्लिश पर्सन्स को मतलब 146 के अराउंड एक छोटे से कमरे में, ठीक है, इम्प्रिजन कर दिया था। एंड सफोकेशन की वजह से वो जो है उनकी सबकी डेथ हो गई थी। तो इसे ही बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। एंड अभी हम बैटल की बात करते हैं कि बैटल स्टार्ट कहाँ से हुई। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसमें, प्रील्यूड टू द बैटल ऑफ प्लासी। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया थोड़ी सी स्टोरी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, बैटल स्टार्ट कहाँ से होती है। तो अराइवल ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो थी, जैसे जो कि बंगाल में आ चुकी थी, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव का, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कलकत्ता के अंदर था, आया कहाँ से, फ्रॉम मद्रास, जिसने कि स्ट्रेंथन की पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन की, मतलब ब्रिटिशर्स की, कहाँ पे, बंगाल के अंदर। पहले मद्रास से होके आया था फिर बंगाल में आया था, ठीक है। इसने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया कि कैसे जो है एस्टेब्लिशमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बंगाल के अंदर। अभी ये जो क्लाइव था ना, इसने एक सीक्रेट जो है वो अलायंस बनाया, ठीक है, किसके खिलाफ, नवाब के खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। अब अलायंस ये किसके साथ बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मीर जाफर, राय दुर्लभ, ठीक है, जगत सेठ। ये जो जगत सेठ होता है ना ये बैंकर होता है ऑफ द बंगाल, ठीक है। तो जगत सेठ, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। एंड देन आपके पास आता है ओमनी चंद, ठीक है। इन सब के साथ मिलके ये नवाब के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि ये सब वो लोग थे जो कि सिराजुद्दौला
के खिलाफ थे, उसको बनने नहीं देना चाहते थे रूलर बंगाल का, ठीक है। इस डील के अंदर क्या होता है कि ये मीर जाफ़र को जो है वो राजा जो है, नवाब जो है वो बना देते हैं, और इसके बदले में क्या होता है कि ये जो मीर जाफ़र होता है ना, ये कंपनी को रिवॉर्ड देता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो सिराजुद्दौला था वो फ्रांस के साथ मिलके इनके जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे ब्रिटिशर्स के वो कम कर रहा था, लेकिन अब मीर जाफ़र को नवाब बनाने के बाद ब्रिटिशर्स को वो चीज़ दोबारा से मिल गई, रिवॉर्ड दोबारा से मिल गई कंपनी को, ठीक है। ये जो सीक्रेट अलायंस थी कंपनी की विद द कॉन्स्पिरेटर्स, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन की इंग्लिश पोजीशन बंगाल के अंदर, और जो इंग्लिश की जो है वो फिर विक्ट्री होती है, वो जीत जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग थे, एंड जो इंग्लिश मैन थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के वेपन्स वगैरह थे, उससे ये जीत जाते हैं। एंड ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी हुई थी, क्योंकि नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, इस कॉन्स्पिरेसी के अंडर 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो थी सिराज की, उसको मतलब कि डिफीट होना पड़ा, किसके अंडर, क्लाइव की जो वो थी फोर्सेस थी, ठीक है। उसके बाद जो सिराजुद्दौला होता है वो कैप्चर, देखिए ध्यान से सुनिए, जो सिराजुद्दौला होता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है एंड उसका मर्डर कर दिया जाता है, किसके कहने पे, मीर जाफ़र के सन के कहने पे, जिसका नाम होता है मीरान। तो मीरान जो है, जो कि सन था किसका, मीर जाफ़र का, वो ऑर्डर देता है कि कैप्चर करके लाओ, पकड़ के लाओ सिराजुद्दौला का, एंड उसका मर्डर करवा देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो उसमें जो ब्रिटिशर्स की जीत होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एरिया ऐसा था जिसमें वास्ट रिसोर्सेज थे, तो ये सारे रिसोर्सेज अब किसके अंडर हो गए, ये अब ब्रिटिशर्स के अंडर जो है वो सारे चले गए, के पास चले गए। एंड आफ्टर द प्लासी इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द बंगाल, अब सारा ट्रेड भी उनके पास आ गया, मोनोपोलाइज कर लिया अब उन्होंने सारा, क्योंकि अब तो उन्हीं की ही चलेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के रिजल्ट क्या रहे, ठीक है। तो ये सारा इसमें हमने कवर कर लिया है। उसके बाद रिजल्ट में जब हम बात करते हैं तो मीर जाफ़र, ठीक है, जो कि नवाब, इसको जो है नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, तो ये क्या देता है ब्रिटिशर्स को, कुछ देता ही होगा तभी ब्रिटिशर्स ने इसको नवाब बनाया था, तो ये एक तो मनी देता है, प्लस इस सम ऑफ मनी, प्लस ज़मींदारी कितनी परगनास की, 24 परगनास की, ठीक है। तो ये 24 परगनास की जो ज़मींदारी है वो ब्रिटिशर्स को, इंग्लिशमैन्स को दे देता है मनी के साथ साथ, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट निकल के आता है। अब रियल पावर किसके अंडर है, ये मत समझिएगा कि रियल पावर जो है वो मीर जाफ़र के अंदर, नहीं, तो ये क्लाइव ही चला रहा है, वो जो ब्रिटिशर्स है ना वही चलाएंगे, इसकी रियल पावर उन्हीं की ही है अब, ठीक है। तो रियल पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि रियल पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास ही चली गई। तो ये जो है ये एक तरह से पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दिखाता है बैटल ऑफ प्लासी जो है, ठीक है, क्योंकि नवाब्स ने खुद तो कुछ किया नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ मिल के जो है वो नवाब बना मीर जाफ़र, है ना। एंड ये जो चीज़ है वो इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई, कि क्योंकि यहाँ से ही समझा जाता है कि यही राइट टाइम था, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट होता है ब्रिटिश रूल का इन इंडिया, ठीक है। ये जो बैटल थी वो एस्टेब्लिश होती है एज अ मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश इन बंगाल, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की मिलिट्री सिग्निफिकेंस सुप्रीमेसी भी दिखाई देती है, ठीक है। एंड जो इनके ब्रिटिशर्स के जो वो थे फ्रेंच थे, जो इनके राइवलरी थे, वो भी, इनको भी धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम कंट्रोल होता है ना अफेयर्स का, वो क्लाइव के पास होता है, ना कि मीर जाफ़र के पास पहुँचता है। तो लेकिन ये जो क्लाइव होता है ना, ये सपोर्ट तो किसकी करेगा, मीर जाफ़र की, ठीक है, सपोर्ट करता था मीर जाफ़र की। ये दोनों आपस में ही, मतलब स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्या किया, जैसे मतलब एक दूसरे की बात को माना करते थे, ठीक है। जो कि मीर जाफ़र था ना वो भी
वो भी पूरा डिपेंडेंट था इसके ऊपर, क्योंकि उसको नई नई गद्दी मिली थी, कुछ इतना तो पता नहीं था कि कैसे चलना है कैसे नहीं। लेकिन आगे जाके ना ये जो ट्रीटी होती है एक 1760 की, ठीक है, ट्रीटी ऑफ 1760 मीर जाफ़र की। अब जो 1760 में ना मीर जाफ़र जो है ना वो इरिटेट हो जाता है क्लाइव के इंटरफेरेंस से, क्योंकि अब क्लाइव जो है ना पूरा इंटरफेयर करेगा इसके अंदर, बंगाल के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे ना वहाँ से बिल्कुल इंटरफेयर करेगा। एंड मीर जाफ़र इस चीज़ से तंग आ जाएगा एंड ही एंटर इनटू द कॉन्स्पिरेसी विद द डच एट चिंसुरा, ठीक है। लेकिन जो डच थे वो पहले डिफीट हो चुके थे एंड हबल्ड बाय द इंग्लिश, क्योंकि डच एंड इंग्लिश मैन में भी सेटलमेंट हो जाती है तो वहाँ से भी मीर जाफ़र को कुछ फ़ायदा नहीं होता। और जो ट्रेजरी होती है ना मीर जाफ़र की, वो एक तरह से पूरी तरीके से फेल हो जाती है टू मेक द पेमेंट ड्यू टू द कंपनी की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी उसके बाद। अब इसी के बीच में क्या होता है, जो मीरान होता है ना, जो मीर जाफ़र का लड़का होता है मीरान, जिसने ऑर्डर दिए थे कि सिराजुद्दौला को पकड़ के मार दिया जाए, जिसने सिराजुद्दौला का मर्डर करवाया था, ठीक है, वो मर जाता है अब इस टसल के अंदर जो कि क्लाइव एंड मीर जाफ़र के बीच में चल रही होती है। एंड उसके बाद अब क्या होता है, फाइट फॉर द नवाबशिप। अब नवाबशिप के लिए कि इसके बाद इसके मीर जाफ़र के बाद राजा कौन बनेगा, इसके लिए जो है वो टसल स्टार्ट हो जाती है, नवाब किसको बनना है नेक्स्ट। तो इसके बाद जो नाम सामने आता है वो आता है मीर कासिम, एक जो मीर जाफ़र का सन इन लॉ होता है, वो मीर जाफ़र का सन इन लॉ, ठीक है। एंड एक आता है आपका मीरान का सन, जो मीर जाफ़र का लड़के का लड़का, ठीक है, उसका सन, तो जिसका नाम नहीं मेंशन है। तो ये तीनों के बीच में फिर टसल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नर ऑफ कलकत्ता, जो न्यू गवर्नर ऑफ कलकत्ता बनता है वो बनता है वंशी टाट, ठीक है, एग्री टू सपोर्ट द मीर कासिम। अब ये जो था ये कौन था, न्यू गवर्नर ऑफ कलकत्ता। अब ये जो होता है ना ये सपोर्ट करता है कि मीर कासिम को जो है वो बनाया जाए एंड कंपनी वाज साइन, कंपनी जो है वो भी साइन कर देती है इसी को, मतलब ट्रीटी को 1760 वाली ट्रीटी में साइन कर देती है। एंड मीर कासिम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रीटी वो क्या निकल के सामने आते हैं वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मीर कासिम को सिलेक्ट कर लिया गया। अब मीर कासिम जो था वो एग्री कर लेता है टू सीड टू कंपनी द, मतलब कंपनी को देने के लिए तैयार हो जाता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, तो बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि मीर कासिम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट देने के लिए तैयार हो गया था कंपनी को। एंड सेकंड आती है जो कंपनी होती है वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर इन द चूनम ट्रेड ऑफ द शिलेट, ठीक है। तो कंपनी को हाफ शेयर चाहिए था, ठीक है, चूनम ट्रेड में से, तो वो भी इसको प्रोवाइड करवाएगा कौन, मीर कासिम। अभी नेक्स्ट था कि जो मीर कासिम था वो एग्री हो गया था पे करने के लिए, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे वो कंपनी को देने के लिए तैयार हो गया था। तीसरी बात आपकी ड्यूज की आती है। चौथी बात, इसने प्रॉमिस किया था कि ये उनको पैसे देगा, कितने, 5 लाख, कंपनी की जो वॉर एफर्ट्स हुए हैं साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडिया में कंपनी जो है अपना वॉर वगैरह लड़ रही है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। एंड 5th नंबर पे आपके पास आता है मीर कासिम के जो एनिमीज़ होंगे वो कंपनी के एनिमीज़ होंगे और मीर कासिम के जो फ्रेंड्स होंगे वही कंपनी के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। एनिमीज़ एंड फ्रेंड्स जो होंगे मीर कासिम के वही कंपनी के भी होंगे, ठीक है। 6th पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट फीचर में आता है कि वो एग्री हो गया था कि टेनेंट्स ऑफ द नवाब टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी की जो ज़मीन होगी ना उस पर जो दूसरे लोग होंगे वो टेनेंट्स वगैरह होंगे जो वो अपनी मतलब अपना दबदबा वहाँ पे नहीं रख पाएंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जो टेनेंट्स की लैंड होगी वहाँ पे कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपनी मीर जाफ़र
जो था उसने रिज़ाइन कर दिया एंड मीर कासिम को जो है वो वहाँ पे बिठा दिया, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो मीर जाफ़र था एंड क्लाइव, अब इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो गए थे, क्योंकि क्लाइव जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा था। अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए इसने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि दूसरे लोगों ने जो है मीर कासिम को चुन लिया था एंड उसको फिर गद्दी पे बिठा दिया। एंड फिर मीर जाफ़र को जो है, देखिए मीर जाफ़र एंड कासिम में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको बार बार वीडियो को सुनना ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि ये मतलब दोनों अलग अलग बंदे हैं, ठीक है, दोनों को एक ही मत समझ लेना एंड कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मीर जाफ़र की जगह कासिम को लिखा और कासिम की जगह जाफ़र को लिखा, ठीक है। तो मीर जाफ़र को जो है फिर बाद में रिटायर करके पेंशन लगा दी जाती है उसकी 1500 पर एनम, ठीक है, फिर ये पेंशन पे आ जाता है। अभी मीर कासिम जो होता है, जो कि न्यू राजा बना, रूलर नवाब बना ऑफ द बंगाल, वो क्या स्टेप्स लेता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो जो मीर कासिम होता है ना, ये काफ़ी अब तक का, ठीक है, जितने भी राजाओं ने रूल किया है बंगाल के अंदर, मीर कासिम जो है ये एबलेस्ट है, मतलब अब तक का बेस्ट आप बोल सकते हैं राजा, जो कि सक्सेसर रहे अलीवर्दी खान के, क्योंकि हमने स्टार्ट ही वहीं से किया था, ठीक है। उसके बाद आफ्टर एज्यूमिंग पावर मीर कासिम ने क्या क्या किया, तो पहली बात इसने जो है वो कैपिटल शिफ्ट की अपनी, ठीक है, कहाँ से कहाँ पर, मुर्शिदाबाद से जो कि बंगाल के अंदर थी, टू मुनगर इन बिहार, तो यहाँ पे इसने कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लाइव एंड मीर जाफ़र के अंदर डिफरेंसेस ही इसलिए क्रिएट हुए थे क्योंकि वो इंटरफेयर करने लग गया था मीर जाफ़र। इसने कैपिटल ही चेंज कर दी कि जो है कंपनी से ना हमारा डिस्टेंस रहे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कंपनी कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी, तो इसने कहाँ पे कर दिया, अपने जो कैपिटल था वो बिहार में ले गया कि मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहे और डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, तो काफ़ी अच्छा स्टेप ये माना गया। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप इसने लिया कि रीऑर्गेनाइज करवाया ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि इसने जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो मेंस रखे, हिज ओन चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड रीमॉडलिंग द आर्मी, और वो किस रीमॉडलिंग द आर्मी जो हुआ वो किस बेस पे हुआ, स्किल एंड एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, ठीक है, राइटिंग ओके। तो इसकी एफिशिएंसी एंड स्किल को एनहांस करने के लिए आर्मी को भी रीमॉडलाइज किया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना बैटल ऑफ बक्सर, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।